हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 एंड ये हैं क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एसोलेटेड मोशन। सो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट पाथ पर एक एसोलेटेड मोशन में है। तो अगर वो एसोलेटेड मोशन में है तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा होगा। हमें 4 ऑप्शन में वो स्टेटमेंट ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। तो वेलोसिटी तो डेफिनेटली जो है वो चेंज कर रहा होगा। अभी ये बॉडी स्ट्रेट पाथ पर है, तो स्ट्रेट पाथ पर है तो डेफिनेटली इसके स्पीड भी, इसका स्पीड जो है वो भी चेंज कर रहा होगा। स्पीड कीप्स चेंजिंग। तो इट मीन्स दैट जो पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं वो तो सही स्टेटमेंट्स हैं, मतलब वो हमारे आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नॉट करेक्ट वाला कौन सा है। सो ए और बी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स देयर। नाउ लेट्स कम टू द डी ऑप्शन देयर। डी में बोला गया है फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। सो ऑब्वियसली बॉडी एसोलेटेड मोशन में है, डेफिनेटली इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है फ्रेंड्स। जो स्टेटमेंट हमारे पास बचता है वो बचता है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट कि आपके पास एक बॉडी है वो एसोलेटेड मोशन में है और वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो ये सब होने के लिए उसे अर्थ से दूर जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये अर्थ पे भी हो जाएगा, कोई अर्थ से अवे जाने की जरूरत नहीं है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट नहीं है और सही नहीं है। सो इसीलिए हमारा जो आंसर है पहले क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी देयर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 देयर। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, तो हमसे एक्शन और रिएक्शन की बात की जा रही है। एक्शन और रिएक्शन दीज आर द फोर्सेज। सो एक्शन और रिएक्शन जो है वो बेसिकली सेम इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, लेकिन एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं ए और बी। सो अगर एक बॉडी ने दूसरी पर एक्शन किया है तो दूसरी ने पहले वाले पे रिएक्शन किया होगा। सो जो एक्शन और रिएक्शन है दे ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज़ एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। सो जो ऑप्शन बी है वो हमारे लिए थर्ड लॉ को जस्टिफाई कर रही है। ऑप्शन बी, ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन। सो इसलिए सी भी सही नहीं हो पाया। एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, ये भी इसलिए सही नहीं हो पाया। तो हमारे पास जो सही आंसर यहाँ बन रहा है वो है ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 देयर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन देयर। Goalkeeper in the game of football pulls his hands backward after holding the ball short at the goal. This enables the goalkeeper to. तो यहाँ कहा गया है कि गोलकीपर जो है जब भी बॉल पकड़ता है अपनी गोल पोस्ट पर तो अपने हाथों को पीछे की तरफ पुल करता है, बैकवर्ड पुल करता है। तो वो क्यों बैकवर्ड पुल करता है, बैकवर्ड पुल करने से उसे क्या मदद मिलती है? तो पहला ऑप्शन है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, ताकि वो बॉल पे लार्जर फोर्स लगा पाए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सेकंड लॉ से इसे समझने की कोशिश करेंगे। वी नो दैट फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू dp बाई dt। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज बेसिकली, या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो मोर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोर इज द फोर्स, और वी कैन से दैट लेस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेस इज द फोर्स देयर। सो जब भी गोलकीपर अगर वो बॉल को अपने हाथों को बैकवर्ड पुल करता है तो वहाँ पर इट विल टेक सम टाइम देयर, थोड़ा टाइम वहाँ पर कैच का जो टाइम है उसे इंक्रीज़ कर रहा है। तो वैसे इंक्रीज़ करने की वजह से उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉल का वो वहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। सो पहला काम तो वो पुल जब उसने हाथों को बैकवर्ड किया है तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज़ कर रहा है, और जैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज़ होगा तो उसके हाथों पर जो बॉल की तरफ से फोर्स एग्जर्ट होगा वो भी लेस एग्जर्ट होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स। तो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे। सो वो अपने हाथों को पुल कर रहा है ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिड्यूस हो जाए, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गेट रिड्यूस्ड देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिज हैंड्स विल बी लेस, कम फोर्स उसके हाथों पर लगेगा। तो इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन डी को भी आंसर समझ सकते हैं, बिकॉज वो हाथों को पुल कर रहा है बैकवर्ड्स, वो इसलिए कर रहा है ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाए। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब डिक्रीज करेगा तो जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड्स है वो भी रिड्यूस कर जाएगा। बट अगर ये सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हम एक अल्टीमेट आंसर की तरफ जब जाएंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा कि वो रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हिज हैंड्स। तो हम ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। बट इफ इट मे बी डबल और मल्टीपल आंसर टाइप, सो बी एंड डी कैन ऑल्सो बी द आंसर इन दिस केस।
सो वो पुल कर रहा है ताकि मोमेंटम को डिक्रीज कर पाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज कर पाए और अल्टीमेटली रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स हो पाए. सो बी एंड डी कैन बी द आंसर्स इफ दीज आर मल्टीपल टाइप. इन वेरियस बुक्स जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उसमें कई जगह पे बी और बी की बात की गई है, कई जगह पे बी और डी दोनों की बात की गई है. बट इफ इट इज सिंगल आंसर टाइप देन विल गो फॉर बी, एंड इफ इट इज मल्टीपल आंसर टाइप देन बी एंड डी बोथ कैन बी द आंसर्स देयर. सो क्वेश्चन 3 कुछ इस तरह से हमें सॉल्व करना है. Now let's come to the question number 4 there. The inertia of an object tends to cause the object. So inertia object में क्या करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है, उसकी स्पीड को कम करता है, उसको डीएसलेट करता है, उसको रजिस्ट करता है एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. सो इनर्शिया बेसिकली रजिस्ट करता है एनी चेंज इन स्टेट. सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इनर्शिया के रिगार्डिंग वो है टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट. सो इट इज़ नॉट कि इट इज़ गोइंग टू डीएसलेट ड्यू टू फ्रिक्शन, इट इज़ लाइक कि ये स्पीड को कम करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा. इट बेसिकली रजिस्ट एनी चेंज, मीन्स दैट चेंज कैन बी इन एनी टाइप ऑफ स्टेट. लाइक अगर आप रेस्ट में हैं सो इनर्शिया अपोजिस, तो आप चाहेगा कि बॉडी जो है जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे. अगर वो रेस्ट की स्टेट में है सो इनर्शिया की वजह से बॉडी अपने रेस्ट में रहना चाहेगी. अगर वो मोशन में है तो इट स्टिल वांट्स टू बी इन द मोशन. सो इनर्शिया बेसिकली रजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ प्रॉब्लम देयर. फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं. पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम. एक पैसेंजर ने एक ट्रेन में जो है कॉइन को उछाला है, टॉस किया है, जो कि उसके पीछे गिरा है. इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज, कॉइन जो है उसने जब फेंक दिया उसके बाद उसके पीछे गिर जाता है, मीन्स आदमी आगे चला जाता है. सो ट्रेन का मोशन क्या है, तो यहाँ पर जो ट्रेन का मोशन है वो बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन है. यहाँ कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि लाइक इट कैन बी द रिटार्डेड मोशन, बिकॉज रिटार्डेड मोशन में भी लाइक देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी. बट जो कॉइन है वो पीछे रह गया है. इट मीन्स ट्रेन एक्सेलरेशन में है, ट्रेन इज द एक्सेलरेशन, वो पीछे रह गया. आपने कुछ चीज़ उछाली, वो आपसे पीछे गिरी, आप आगे निकल गए. इट मीन्स आप जिस सिस्टम में हो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में है. तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है एक्सेलरेटेड मोशन. द पैसेंजर मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, उसके पीछे गिरा है. So we can say that motion of the train is accelerated motion. Now let's come to the question number 6 there. So object of mass 2 kg is sliding with constant velocity on frictionless horizontal table. So we have a horizontal table जिसके ऊपर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्लाइड कर रहा है एंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्लाइड कर रहा है. द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. तो इस बॉडी को कितने फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्लाइड कर रहा है. स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी 4 है. वेलोसिटी 4 मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स द एक्सेलरेशन इज 0. सो फोर्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ फोर्स इज ma, सो फोर्स इज इक्वल टू 0. So it is sliding with a constant velocity on a frictionless horizontal level, so no force is required to keep it with the same velocity. So answer is 0 newtons. Option B is the correct answer because it is going with the constant velocity. So if you want to increase or change the velocity, you need some external force there, you need some net force there, but it is going with constant velocity. So no acceleration, so no force is required to keep the object moving with the same velocity. So 0 newton is the answer for the question number 6. Now let's come to the question number 7 there. रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. स्टूडेंट्स रॉकेट जो है, रॉकेट प्रपोजन जो है, इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड तो सी जो है इसका आंसर है. बस यहाँ पर जो रॉकेट प्रपोजन है, रॉकेट वर्किंग है, रॉकेट एक वेरिएबल मास सिस्टम है जहाँ पर कि मास जो है वो चेंज करता है. सो इट इज़ अ वेरिएबल मास सिस्टम बट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देयर. Now let's come to the 8th problem there. A water tanker filled up to 2/3 of its height. एक पानी का टैंकर है जो कि 2/3 ऑफ इट्स हाइट तक फिल करके रखा है. इट इज़ गोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है. ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स द वाटर इन द टैंक वुड. तो अगर एकदम से ब्रेक लगती है तो जो वाटर है वो किस तरफ जाएगा. तो फ्रेंड्स बेसिकली जो वाटर है वो हमारे पास फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा बिकॉज जो टैंकर था इट वॉज इन मोशन, वो था मोशन के अंदर, वो मोशन में था. सो दैट वाटर वॉज ऑल्सो इन द मोशन. सो जब एकदम से ब्रेक लगता है तो दैट वाटर स्टिल वॉन्ट्स टू बी इन द मोशन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन. सो इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो ऑन द सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द वाटर इन द टैंक वुड मूव फॉरवर्ड्स बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन. सो मूव फॉरवर्ड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो जस्ट होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आए होंगे. थैंक यू.